स्वागत है। आज हम सीडीपी का पूरा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे हम, और आपको इसमें सीडीपी, पर्यावरण, हिंदी तीनों विषय कराई जाएंगी। ठीक है, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट है ये, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें चैनल को। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला प्रश्न करेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। जब हम सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया शामिल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बताएंगे आप? नैतिक दुविधा कहा जाता है, या सहयोग की नैतिकता कहा जाता है, या नैतिक तर्कणा कहा जाता है, या नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है? बताएंगे आप कौन सा सही होगा। बताएंगे आप कौन सा सही होगा आपका? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देखिए, नैतिक दुविधा क्या होती है, जब हिंज की जो वाइफ थी वो बीमार थी। ठीक है, तो हिंज को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं चोरी करेगा तो उसकी जो बीवी है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो जो नैतिक दुविधा थी उसकी कि वो सही करे या गलत करे, चोरी करे या नहीं करे, तो वो थी नैतिक दुविधा। ठीक है, जो नैतिक तर्कणा क्या होती है, नैतिक तर्कणा होती है उसकी, उसने और चोरी और उसमें से चोरी और जेल जाने में से उसने एक चीज को चुना। अगर वो चोरी उसने चुनी, ठीक है, तो उसने जो एक चीज चुनी दोनों में से, वो क्या थी? उसकी नैतिक तर्कणा थी। क्या थी? नैतिक तर्कणा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम करते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, भावात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण किसका है? जब एक जगह का ज्ञान हम दूसरी जगह प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सकारात्मक अंतरण कहते हैं, या नकारात्मक अंतरण कहते हैं, या शून्य अंतरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सकारात्मक अंतरण क्या होता है? सकारात्मक अंतरण वो होता है जब एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान हम दूसरी जगह उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, हमने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने के बाद हमने स्कूटी चलाना सीखा। ठीक है, वो क्या हुआ? आपका सकारात्मक अंतरण हुआ। ठीक है, और नकारात्मक अंतरण क्या होता है? जब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान आपका दूसरी जगह आपको परेशानी पहुंचाए, वो होता है नकारात्मक अंतरण। और शून्य अंतरण वो होता है जब एक जगह का ज्ञान, आपका सीखा हुआ ज्ञान आपका दूसरी जगह ना हानि पहुंचाए, ना लाभ पहुंचाए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो होता है शून्य अंतरण। तो ये कह रहा है आपका, जो आपने मैथ्स में जो कक्षा में जो सीखा था वो आपकी भूगोल की कक्षा में यूज हो रहा है। तो बताएंगे आपका कैसा अंतरण हुआ था ये? तो सकारात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेंगे हम लोग, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक? चिंतन का मूर्त क्रियाओं का में प्रदर्शन होना, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। बताएंगे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी देखिए, चिंतन का मूर्त क्रियाओं का प्रदर्शन कब होता है?
जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, मूढ़ चिंतन बच्चा कब स्टार्ट करता है? तो मूढ़ संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें बच्चा मूढ़ चिंतन स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ओके। बुद्धि लब्धांक का अकस्मात वृद्धि, ऐसा तो नहीं होता। बुद्धि क्या बच्चे में, छोटे बच्चा जो होता है जो अनुकरण करके सीखता है, क्या उसमें बुद्धि नहीं होती? होती है। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया? बताएंगे आपका कौन सा सही होगा? तो संवेगात्मक जो प्रोत्थान की जो भावना होती है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? कि जब बच्चा होता है, स्टेनले हॉल जी क्या कहते हैं कि जो किशोर अवस्था होती है, किशोर होता है, वो किशोरावस्था होती है, आंधी तूफान की अवस्था होती है। तो संवेगात्मक प्रोत्थान की जो घटना होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। व्यक्तित्व विकास से खाली जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का जो निर्वाह करता है वो कौन करता है? आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, या परीक्षाओं की संख्या, या आनुवांशिकता या वातावरण? बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ओके जी, व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का जो निर्वाह करता है वो आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, या विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, या ऑप्शन नंबर सी है पाठ योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना? बताएंगे कौन सा बताएंगे आप? शिक्षक की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? तो जो आज की शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो हम कठोर अनुशासन तो अपना नहीं सकते उसके लिए। ठीक है। पाठ योजना तैयार करने और उसके अनुसार पढ़ाना, क्या हम सिर्फ पाठ योजना तैयार करने के लिए पढ़ाएंगे? जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी है आपका यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। कहीं कहीं सही होता, लेकिन हमें इससे भी बेस्ट ऑप्शन इसमें पता है कहाँ है। विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार उसे सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। विचार न केवल भाषा का निर्धारण करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसका है? बताएंगे आप? वाइगोत्स्की का है, पावलोव का है, जीन पियाजे का है, या कोहलबर्ग का है? बताएंगे किसका है ये? जो विचार न केवल भाषा का निर्धारण करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह कथन किसका है? बताएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, विचार, विचार को सबसे पहले महत्वपूर्ण किसने बताया था कि बच्चे में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है? ये किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे जी ने। ठीक है। वाइगोत्स्की क्या कहते थे? पहले बच्चा भाषा सीखता है उसके बाद बच्चे में विचार आता है। तो विचार केवल भाषा की निर्धारण करते हैं, तो विचार क्या करते हैं? भाषा का निर्धारण करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? जीन पियाजे। तो शी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, विद्यार्थी में कढ़ाई में व्यवहार करें, विद्यार्थियों को समस्या हल करने के लिए दें। बताएंगे आप कौन सा सही होगा आपका? प्रश्न नंबर 8 बताएंगे आपका कौन सा सही होगा?
तो विद्यार्थी जो करना चाहते हैं क्या हमें उन्हें नहीं करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। विद्यार्थी को कढ़ाई का, इसमें कढ़ाई नहीं है, यहाँ पे कठोर होगा इसकी जगह। क्या होगा? कठोर। तो क्या बच्चे के साथ कठोर व्यवहार करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। आप प्रश्नों का आंसर बताएंगे? सत्यनारायण मीना। बिल्कुल। या ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थी की को कुछ समस्या हल करने के लिए देंगे। बताएंगे आप क्या करेंगे? जी नहीं, डी नहीं होगा इसका। डी नहीं होगा इसका। इसका जो होगा, हम बच्चे को जो करना चाहते हैं वो नहीं करने दे सकते, और विद्यार्थी पर हम कठोर व्यवहार भी नहीं कर सकते। विद्यार्थी, इसमें कड़ाई नहीं है, यहाँ पे कठोर होगा इसकी जगह। ये कठोर है इधर। ठीक है। विद्यार्थी को कुछ समस्या हल करने के, ए बी सी नहीं लगाएंगे इसमें, हम बी सी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कठोर है, बी तो लेना ही नहीं है हमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सामान्य विद्यार्थी के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे, जी बिल्कुल सी ही सही होगा आपका उत्तर। तो आप उससे उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। या ऑप्शन नंबर सी है आपका, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति थी और कुछ भी नहीं कर सकते। या ऑप्शन नंबर डी है आपका, आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा की गति के अनुसार उसको पढ़ाएंगे। बताएंगे आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा? बताएंगे आपको कौन सा सही होगा? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, या कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, या उसकी नियति थी, उसके साथ जो होना था वो हो गया। या ऑप्शन नंबर डी है, उसके आगे वाली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार, गति के अनुसार उसे पढ़ाएंगे। बताएंगे आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल। अगर हमारी क्लास में कोई नेत्र बाधित बच्चा है तो हम उसके साथ क्या करना है, हमें उसको आगे वाली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करनी है और जो उसकी सुविधा है उसके अनुसार उसको पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सत्यनारायण मीना जी, बिल्कुल 9 का डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 10 है आपका। प्रश्न नंबर 10 सब लोग बताएंगे, विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। बताएंगे आप। ए और बी दोनों सही हैं, या तो ए सही है या बी सही है। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? प्रश्न नंबर 10 का बताएंगे आप कौन सा सही होगा? बिल्कुल। हम पूर्वानुमान का सिद्धांत पढ़ा है हमने कि आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, ये आनुवांशिकता निर्धारित नहीं कर सकती। इसमें पूर्वानुमान का सिद्धांत लगेगा आपका। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। अगर कोई, जी नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती। जी नहीं, मैं उर्दू नहीं पढ़ाती। अगर आप संस्कृत या इंग्लिश की बात करें तो हाँ, मैं पढ़ा भी सकती हूँ। जी, मैं संस्कृत इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ आपको, मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकती। जी। ऑप्शन नंबर सी, 10वीं का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अब है हमारा प्रश्न नंबर 11। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ लेना कि आपका पेपर हो रहा है और ये पेपर वाले ही सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है।
जी 10 का बी इज अ राइट आंसर। आपका 10वीं का बी बिल्कुल सही उत्तर था। ओके, 11वां प्रश्न है आपका, सब लोग बताएंगे। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो आप बच्चों से सीखिए, यह कथन इशारा किस पे करता है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, या बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, या मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर? बताएंगे यह किसकी तरफ इशारा करता है? बताएंगे आप। अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। यदि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो हमें बच्चे से सीखना पड़ेगा, ये किसकी ओर इशारा करता है? देखिए, अगर अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा कर देगा तो अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा होती है वो कठोर होती है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे इस तरफ तो इशारा नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 11वीं का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि हमें बच्चे को सिखाना है तो हमें बच्चा बनकर ही सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या सोचता है बच्चा, ठीक है, बिल्कुल। उर्दू में परेशानी हो रही है तो देख लें आप, और भी क्लास होंगी कहीं यूट्यूब पर, उर्दू की बुक ले लीजिए, हिंदी की ही तरह होती होगी उर्दू। मैंने उर्दू कभी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो मैं पक्का पढ़ाती आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर, अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं, शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर, बिल्कुल 11वीं का बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सब लोग बताएंगे, ठीक है। शैक्षिक करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है, या केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है? बताएंगे आप। देखिए, अगर हमें कहीं केवल क्वेश्चन लगे, कहीं केवल दिखाई दिए ना, तो उसको तो सिर्फ हमें देखते ही काट देना है, क्योंकि हमें केवल एक चीज, बच्चे की किसी एक चीज पर फोकस होकर नहीं पढ़ाना। हाँ, बच्चे की किसी एक चीज पर हमें फोकस नहीं करना। केवल कैरियर के निर्देशन की आवश्यकता नहीं, केवल शैक्षिक निर्देशन तो भी नहीं, शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन तो हमें इससे भी बेस्ट एक और ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ठीक है, इससे भी बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल शैक्षिक करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 पर चलेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, विकास जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप पहले प्रश्न लिखेंगे कि इस वाले प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। अब पहला प्रश्न, 13वां प्रश्न है आपका, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है? प्रातःकालीन सभा में स्कूलों की नैतिक उपदेश देना, क्या इससे नैतिकता विकसित होगी बच्चे में? विद्यालय के सामने एक परिस्थिति रखना, ठीक है, विद्यार्थियों के जो सामने हम क्या करेंगे, एक परिस्थिति रखेंगे और उस पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी है आपका, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका, विद्यार्थी को नैतिकता और नैतिकता के बीच अंतर सिखाना। तो बताएंगे आप कौन सा वाला उत्तर लगाएंगे आप इसमें? बताएंगे, बच्चों में हमें नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो उसमें प्रातःकालीन उपदेश देंगे, वो क्या है, वो एक वाह वो होता है, ठीक है। आप पहले प्रश्न लिखेंगे, आप इस वाले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तभी आप प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल प्रातःकालीन उपदेश देने से यह एक वाह मोटिवेशन है, बच्चे को हमें वाह मोटिवेट नहीं करना, बच्चे को क्या करना है, हमें आंतरिक मोटिवेट करना है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन देना है हमें बच्चे को। तो क्या करेंगे हम, विद्यार्थी के सामने परिस्थिति रखेंगे, उस पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे बच्चे को, इससे ही नैतिकता का सर्वाधिक विकास होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है आपका, कक्षा 5 में शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उन्हें, या ऑप्शन नंबर सी है आपका, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है आपका, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए।
बताएंगे आप 14वें का कौन सा वाला ऑप्शन लगाएंगे? बताएंगे आप कौन सा वाला प्रश्न का उत्तर लगाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल 14वीं का बी बिल्कुल राइट आंसर है। विकास, विकास जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हम बच्चों को अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चों पे हम जोर नहीं डाल सकते, केवल उन्हें आंतरिक खेलों की अनुमति नहीं दे सकते। ये एक कोने में बच्चे को बिठाना ही नहीं है। हम बच्चे का विकास कैसे होगा अगर हम बच्चे को एक कोने में बिठा देंगे तो? नहीं होगा ना। तो बच्चों के लिए हमें क्या करना है? अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मैं आपसे बार बार कह रही हूं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग और देखो आपके जो नॉन चॉम्स्की हैं उनमें से ये 4-5 मनोवैज्ञानिक तो ऐसे हैं कि इनमें से तो प्रश्न आना ही आना है, पक्का आएगा प्रश्न। मैं 101% कह सकती हूँ इनमें से प्रश्न आना ही आना है आपका। 3-4 जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन होता है आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव या ऑप्शन नंबर डी है आपका आत्मसातकरण या तथा व्यवस्थापन। बताएंगे आपका कौन सा वाला सही होगा? प्रश्न नंबर 15 का आपका कौन सा वाला सही होगा? बताएंगे आप? बताएंगे आपका 15वें का कौन सा सही होगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपकी वीडियो बफरिंग हो रही जी, वीडियो बफरिंग हो रही है तो प्लीज आपकी फोन की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें। देखो, आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जो हमने सीखा है, आत्मसातीकरण होता है कि बस दूसरी जगह, एक जगह का जो ज्ञान है उसी जगह पर यूज करना। लेकिन व्यवस्थापन का मतलब होता है उसकी व्यवस्था में हमें ढल जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से ज्यादा हमें बेस्ट आंसर चुनना है। ये है सी टेट। सी टेट में क्या करते हैं? हमें बेस्ट आंसर चुनना होता है। हमें ए भी सही लग रहा है, अगर हमें डी नहीं होता तो हम ए को लगाते। तो हमें इससे भी बेस्ट आंसर जब मिल जाता है तो हम ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, क्योंकि बेस्ट आंसर चुनना होता है। ठीक है, यही होती है पेडागोजी जिसमें हमें बेस्ट आंसर चुनना होता है। तो हमें बेस्ट आंसर कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर डी। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन होता है आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन। व्यवस्थापन में जानते हैं समायोजन, हमें समायोजन भी करना होता है, आत्मसातीकरण भी करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जी, प्लीज थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें आप अपनी फोन की। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा आपकी क्वालिटी कम हो रही होती फोन की। अगला प्रश्न है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया रूप से प्रतिभाग करते हैं या ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है या शिक्षा व्यवहारवादी होती है? बताएंगे आप कौन सा सही होगा आपका? सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया रूप से प्रतिभाग करते हैं या शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है या शिक्षा बाल केंद्रित होती है? जी कौशिक जी, बिल्कुल आप बी, जो किसका बता रहे हैं? बी, 14वीं का बी। बिल्कुल राइट आंसर है आपका 14वीं का बी। बिल्कुल। 16वीं का सी आपका बिल्कुल सही आंसर है आपका विकास जी। 14वीं का 16वीं का सी ही होगा आपका। जो सृजनात्मकता होती है उसमें जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? बाल केंद्रित। 16वीं का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम 17वें पर। आप 30 नंबर भी बताएंगे आपके कि 30 में से आपके 30 बाल विकास के प्रश्न थे, तो आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए? ठीक है, आपको मुझे लास्ट में बिल्कुल सत्यनारायण मीना आपका बिल्कुल 16वीं का ए बिल्कुल सही है। 16वीं का ए नहीं है, 16वीं का आपका सी सही है। सी सही है आपका 16वीं का। शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। ठीक है, आप 30 वाइज स्कोर भी बताएंगे आपका कि 30 में से आपके कितने नंबर रहे हैं बाल विकास में। उसके बाद हम पर्यावरण करेंगे, उसके बाद हिंदी करेंगे हम। ठीक है, ओके।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या ऑप्शन नंबर डी है महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाई जानी चाहिए। बताएंगे आप कौन सा वाला लगाएंगे? 17वीं का कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? बताएंगे आप। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना है? पाठ्य पुस्तक पढ़ानी है हमने, ठीक है, व्याख्यान देना है, बिल्कुल विकास जी आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब कार्य को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, या ऑप्शन नंबर बी है जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, ऑप्शन नंबर सी है जब बच्चे को कक्ष में अच्छे अंक आए, जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या ऑप्शन नंबर डी है जब बच्चे को बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। बताएंगे आप। बताएंगे आप। 18वें प्रश्न का उत्तर बताएंगे आपका कौन सा होगा? जी नहीं, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जब बच्चे को महत्वपूर्ण केंद्र में रख के पढ़ाएंगे तो बच्चे की परिस्थिति विकास में अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा बच्चे का, सामाजिक विकास भी और मानसिक विकास सभी अच्छे होंगे जब बच्चे को महत्वपूर्ण मानकर पढ़ाया जाएगा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19वें प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। ओके, इधर है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता देगी या सहायक होती है? बताएंगे आप। सृजनात्मकता को बढ़ाने में कौन सी परिस्थिति सहायक होती है? तो सीखने हेतु सीमित अवसर हों, या बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, या ऑप्शन नंबर सी है किसी समस्या का समाधान बताया दिया जाए, या बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। तो बताएंगे आपको कौन सा सही होगा? बच्चे में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ानी है हमें बच्चे में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बच्चे को सीमित अवसर देंगे, बिल्कुल 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 विकास जी आपका बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। बच्चे को हम सीमित अवसर नहीं दे सकते, बच्चों को उत्तर याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सत्यनारायण मीना आपका बिल्कुल डी राइट आंसर बिल्कुल सही है। किसी समस्या का समाधान बता देंगे तो बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल, जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए जब अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने में, खेलने में, या अनुशासित कक्षा में। बताएंगे गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? बताएंगे। प्रश्न नंबर बी का उत्तर बताएंगे आप लोग। जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है वो सबसे ज्यादा किस पर बल देता है? बताएंगे आप लोग। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, या निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, या खेलने पर, या कक्षा में अनुशासित करने पर। बिल्कुल है आपका विकास जी। प्रश्न नंबर बी का, जब बच्चे क्लास में सक्रिय रूप से सीखेंगे तो वो क्रिएटिव बनेंगे। बच्चे जब क्रिएटिव बनेंगे उनका जो माइंड है वो ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है? हमें बच्चे को सक्रिय मानकर पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल किरण यादव आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है।
पहले आप ये बताएंगी कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, फिर उसके बाद आंसर बताएंगी, ठीक है। पहले प्रश्न डालेंगी कि 21 का ये है या ये है। बिल्कुल सत्यनारायण बीना, आपका बिल्कुल सही है डी। आपका गलत है सुबोध कौशिक जी, डी नहीं है। ओके, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, या ऑप्शन नंबर ए है बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, या बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, या बच्चे को अनुशासन में रखना। बताएंगे आपको कौन सा उत्तर सही होगा। परामर्श में सम्मिलित नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, इसको नहीं भूलेंगे आप। देखो एक नहीं के ऊपर ना हमारा प्रश्न गलत हो जाता है पूरा, ठीक है। अगर परामर्श में हम बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, जी बिल्कुल सुनेंगे। ये कह रहा है परामर्श में सम्मिलित नहीं है। बच्चे से मित्रता पूर्वक व्यवहार बातचीत करनी है, बिल्कुल करनी है साहब, ठीक है। सी है बच्चे के दृष्टिकोण को समझना है, बिल्कुल समझना है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है विकास जी। देखिए आप फिर यही तो है, ये मैं कह रही थी, ये मत भूलना, सम्मिलित नहीं है, नहीं है, ये कह रहा है सम्मिलित नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में सम्मिलित क्या नहीं है, क्या हम बच्चे को दृष्टिकोण को समझेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे। बच्चे के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार बिल्कुल करेंगे, बच्चे की बात धैर्य से बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल। रुचि सिंह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कोई सॉल्व, देखिए त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटियां पहला स्तर होता है बच्चे के सीखने का। अगर हम त्रुटि नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो त्रुटि क्या है, सीखने का पहला पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी होती है सीखने की, त्रुटि जो होती है। तो सॉरी की तो कोई बात है ही नहीं। देखिए सत्यनारायण मीना, विकास जी, सॉरी की कोई बात नहीं है, गलती हुई है, सुधारिए गलती को, ठीक है। आप ये नहीं भूलेंगे कि कहीं नहीं कह रहा है, कहीं हाँ कह रहा है, ठीक है। बच्चे को अनुशासन में रखना, यही आपका गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। रुचि सिंह आपका बिल्कुल सही था। ओके, प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे हम। राज्य स्तर पर कक्षा फर्स्ट से लेकर 8 तक, ठीक है जी, बिल्कुल सुबोध कौशिक आपका भी बिल्कुल सही है। आप पहले प्रश्न डालेंगे, कौन से वाले प्रश्न का आप उत्तर बता रहे हैं, उसके बाद आप प्रश्न बताएंगे, ठीक है। कक्षा फर्स्ट से 8वीं तक पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, क्या करती है, कक्षा फर्स्ट से लेकर 8वीं तक पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करती है, SCRT करती है, या NCRT करती है, NCTE करती है, या NCERT करती है, या सीमेट करती है। कक्षा फर्स्ट से लेकर 8वीं तक पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करती है, बताएंगे आप। सब लोग बताएंगे कक्षा फर्स्ट से लेकर 8वीं तक पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करती है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बताएंगे सब लोग। बिल्कुल, रुचि सिंह आपका बिल्कुल उत्तर सही है, और आपका सत्यनारायण मीना आपका भी बिल्कुल सही है। कक्षा फर्स्ट से लेकर 8वीं तक जो पाठ्यचर्या का निर्माण करती है वो SCERT करती है। SCERT इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा, SCERT करती है आपका कक्षा फर्स्ट से लेकर 8 तक पाठ्यचर्या का निर्माण। ऑप्शन 22वीं का ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आगे चलेंगे हम 23वें प्रश्न पर। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे। आप पृथक बैठकर व्यवस्था, आप उनके पृथक बैठने की व्यवस्था हेतु सहमत हो जाएंगे, या आप उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या ऑप्शन नंबर डी है आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद करा देंगे। बताएंगे आपका कौन सा सही होगा। देखिए पृथक बिठाना है तो ये एक समावेशी क्लास है, हमें बच्चे के दिमाग से ऐसी चीजें निकालेंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कौशिक, कौशिक आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अरे अगर आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो आप किसके लिए टीचर बनाए गए हो, आपका कोई कार्य है, जी बिल्कुल है। तो हमें क्या करना है, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। बिल्कुल विकासी, डी इज अ राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप। बिल्कुल सत्यनारायण मीना आपका भी सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है।
23वीं का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 24वें पर। ओके, विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, उसकी प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है। एक लड़की है, ठीक है, मोनिका नाम की, वो मैथ्स में अच्छी, वो जो है मोनिका साइंस में अच्छी है लेकिन मैथ्स में वो उसे आता नहीं है, तो इसका कारण क्या होगा? बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर हो सकती हैं, होती हैं, मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, या गणित प्रभावी नहीं है, या गणित शिक्षण है वो प्रभावी नहीं है, या गणित कठिन विषय है। बताएंगे आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? देखिए, क्या बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती हैं, ये होता है लैंगिक रूढ़िता, तो ये तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने उसमें आनुवंशिक सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मंदबुद्धि माता पिता के तेज बुद्धि वाले बच्चे हो जाते हैं, कुछ तेज बुद्धि वाले माता पिता के मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, यह है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। बिल्कुल, अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो क्या है, अगर बच्चा पास नहीं हो पाता तो क्या होता है, व्यवस्था फेल होती है, तो शिक्षण, गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपकी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलेंगे हम 25वें पर। बिल्कुल आपका 24 का सी बिल्कुल राइट आंसर है सत्यनारायण मीना जी। अगला प्रश्न हम चलेंगे, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव का कार्य में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? विद्यालय भवन का अभाव है, अशिक्षित माता पिता, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, या पेयजल का अभाव। बताएंगे आपका कौन सा वाला उत्तर सही होगा? बताएंगे 25वीं का आपका कौन सा प्रश्न सही होगा? बिल्कुल विकास जी, आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यनारायण मीना, आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है। समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड चाहिए। अगर किसी ने पुनर्वलन, जी बिल्कुल सही है आपका। अगर बच्चे को अधिकतम पुनर्वलन प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड क्या होना चाहिए आपका? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। अगर हमें किसी बच्चे को पुनर्वलन देना है तो हम कब देंगे? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, या उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, या उत्तर प्राप्त होने के साथ साथ उसी क्षण, या उत्तर देने के पर्याप्त विलंब के पश्चात। बताएंगे आप, अगर हमें किसी बच्चे को पुनर्वलन देना है तो कब देंगे हम? प्रश्न नंबर 26 चल रहा है आपका ये। अगर हमें बच्चे को किसी को पुनर्वलन देना है तो कब देंगे हम लोग? बताएंगे आप। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हमें बच्चे को पुनर्वलन देना है तो हमें प्रश्न के साथ साथ ही उत्तर देंगे। विलंब के पश्चात उत्तर देंगे तो कैसा कैसा पुनर्वलन भाई, वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण नहीं, उत्तर प्राप्त होता है, बच्चा आपको सही उत्तर देना है, उसे आपको पुनर्वलन देना है, शाबाश बेटा ऐसे करके देना होता है। तो उत्तर देने के, उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद हम उसे, ठीक है, पुनर्वलन देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड विकास। विकास जी आप बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यनारायण मीना, आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 का। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है अधिगम का में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, अधिगम के साथ साथ निर्धारण। अब बताएंगे कौन सा वाला आंसर सही होगा आपका। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है, बताएंगे। 27 प्रश्न नंबर 27 का आप उत्तर बताएंगे कौन सा सही होगा। बिल्कुल सत्यनारायण मीना, विकास जी आप 26 का ए सही दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आपका कौन सा सही होगा। बिल्कुल, वेरी गुड विकास, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अधिगम के साथ साथ निर्धारण, बिल्कुल शिक्षा शास्त्र बेस्ट शिक्षा शास्त्र का प्रदर्शन करता है। 27वीं का, अरे नहीं 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 विकास जी, आपका ये वाला गलत है। मैं नहीं देख पाई थी ये वाला। ठीक है, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र का क्या प्रदर्शन होता है, अधिगम के लिए निर्धारण, जो हमें शिक्षा पढ़ाई के लिए कुछ निर्धारण करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगा आप 26 का बता रहे हैं। ठीक है, ओके, प्रश्न नंबर 27 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिगम के लिए निर्धारण करना है, यही प्रगतिशील शिक्षा होती है। प्रश्न नंबर 28 है आपका। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि को खाली जगह को संकेत माना जाना चाहिए। उनकी अधिगम कुशलता में कमी, उनकी अधिगम रचना, उनकी अधिगम अक्षमताएं या उनकी अधिगम के प्रति अबोधता। बताएंगे जी। बिल्कुल सत्यनारायण मीना, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल 27 का राइट आंसर है आपका। 28 का बताएंगे अब आप लोग। 28 का आंसर बताएंगे अब आप लोग। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि को खाली जगह का संकेत माना जाना चाहिए। बताएंगे आप कौन सा उत्तर होगा आपका। बताएंगे 28 का कौन सा उत्तर सही होगा आपका। बताएंगे 28 का कौन सा सही होगा आपका। 28 का ये बता रहे हैं विकास जी आप। अधिगम कुशलता में कमी, देखिए त्रुटि क्या होती है, अधिगम का एक हिस्सा होती है। ठीक है, तो हम बच्चे को ये नहीं कह देंगे कि अगर आपने भी कोई क्वेश्चन गलत बता दिया तो मैं ये कह दूंगी कि आपको तो सीडीपी आती ही नहीं है। नहीं, त्रुटि तो जो शिक्षा होती है उसका हिस्सा होती है। तो कुशलता में तो कमी नहीं कह सकते हम उसको, है कर्फन नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कुशलता में कमी नहीं कह सकती उसको। ठीक है, उनका अधिगम रचना, त्रुटियां तो स्टडी का एक हिस्सा होती हैं। हमें त्रुटियों को स्टडी का एक हिस्सा लेकर रहना है। ठीक है, कर राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 से आगे है, अब लेंगे 29 प्रश्न। ठीक है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली जगह के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, या विद्यालयों का नाम रोशन करने, या अभिभावकों को संतुष्ट करने। ऑप्शन नंबर डी है आपका, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। बताएंगे आपको कौन सा सही होगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा कोई बात नहीं है, आप कल ले लेने का क्लास को, आपका नेट खत्म हो रहा है, कल ले लेना क्लास को। क्लास तो यूट्यूब पर ही रहेगी। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। सुबह आपको एक प्रैक्टिस सेट सुबह कराया जाता है, एक प्रैक्टिस सेट रात को कराया जाता है। सुबह वाला प्रैक्टिस आपका 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10-11 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और रात वाला प्रैक्टिस सेट आपका रात के 8 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुबह को ले लेना। ओके, आप बिल्कुल 30 तक ले लें आप। ओके, बाकी आप बाद में ले लेना, कल ले लेना। ठीक है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना
खाली जगह के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना या विद्यालयों का नाम रोशन करना के लिए या शिक्षार्थियों की सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका। तो हमें बच्चों को कैसा बनाना है, सृजनात्मक, क्रिएटिव। व्यवसाय, अरे सृजनात्मक बनाएंगे बच्चे, क्रिएटिव बन जाएंगे तो व्यवसाय तो उन्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप सीटेट पास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। शिक्षक बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, बिल्कुल गवर्नमेंट शिक्षक बनोगे। बिल्कुल विकासी 29 का डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 30 है आपका, बिल्कुल सत्यनारायण मीना 29 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, देने की आवश्यकता पर बल देती हैं। क्या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है हमें? केवल वाला प्रश्न तो देखते ही काट दो, ठीक है। जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती हैं, सभी निर्योग बच्चों को शामिल कर लेंगी तो दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषा या अन्य योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। या ऑप्शन नंबर डी है आपका, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बताएंगे आप कौन सा वाला सही होगा आपका? 30 का कौन सा वाला सही होगा, बताएंगे आप? बताएंगे आप 30 का कौन सा वाला सही होगा? बिल्कुल 30 का सी, विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल बबीता, आपका बहुत अच्छा आंसर है सी, 30 का सी। सत्यनारायण, आपका सबका बहुत अच्छा आंसर बता रहे हो आप, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। यानी कि कौन सा शिक्षण हो रहा है यहाँ पे? वो सब बच्चों को साथ में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, अब चलेंगे हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण, ओके, पर्यावरण अध्ययन की क्लास आपकी शुरू हो गई है। तो पर्यावरण, आप बताएंगे मुझे, आप बाल विकास में आपके 30 में से कितने नंबर थे? आप पहले बताएंगे, तभी मैं पर्यावरण की क्लास शुरू करेंगी। सब लोग बताएंगे आपकी। मैम हमें सी टेट का सिलेबस, जी बिल्कुल, सी टेट का सिलेबस बताऊंगी मैं आपको, एक क्लास बना दूंगी आपकी सी टेट के सिलेबस के लिए मैं, ठीक है। सी टेट का सिलेबस बता दूंगी मैं आपको। आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे 30 में से कितने नंबर आए हैं आपके? पहले सीडीपी में 30 में से कितना स्कोर रहा है आप लोगों का? बताएंगे सब लोग। बताएंगे 30 में से कितने नंबर आए हैं आप सब लोगों के? मैं पर्यावरण अध्ययन की क्लास शुरू करती हूँ। उर्दू, देखिए मैंने आपको कहा, आप मुझे संस्कृत पढ़ाने को कहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको इंग्लिश भी करा सकती हूँ, लेकिन उर्दू में थोड़ा गड़बड़ है, उर्दू तो नहीं आती मुझे, ठीक है। आप मुझे 30 में से अपने नंबर बताएंगे कितने आएंगे, सीडीपी में नंबर कितने आए हैं आपके? ओके, 28, बिल्कुल सत्यनारायण मीना, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अगर आपके 28 नंबर आए हैं 30 में से तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले 60 नंबर लेंगे हम। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, यह कैसा कथन है? सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बताएंगे आपका कौन सा सही होगा? बताएंगे 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई, आपने 61 का डी बिल्कुल सही बताया है।
राहुल भाई आपने 61 का डी बिल्कुल सही बताया है। ये लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। 61 का डी बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। राहुल भाई आपने बहुत सही बताया है आप ये प्रश्न। ठीक है, आप 62 पर चलेंगे। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत है, या उपविषय है, या समन्वित है, या वैकल्पिक है? बताएंगे आप कौन सा सही होगा आपका? बताएंगे आपका कौन सा सही होगा? बिहार राज्य में जो पर्यावरण अध्ययन विषय होता है कैसा विषय होता है? जी नहीं, आपका समन्वित विषय होता है। बिहार राज्य में जो 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन का विषय होता है वो समन्वित विषय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आपका 62 में सी होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन में आप बच्चे को लेकर जाएंगे तो क्षेत्र भ्रमण होता है उनका। कैसे होता है उनका? पिकनिक मनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी है मनोरंजन के लिए, या प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, या बिल्कुल कौशिक। जी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बबीता जी बिल्कुल सही है आपका। ये भी 63वां भी सरकारी योजना का निर्वाह करने के लिए बताएंगे। बिल्कुल राहुल भाई आपका बिल्कुल सही है। तो हम बच्चे को पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं तो हम उसे कैसा अनुभव दे रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सत्यनारायण मीना आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 64 है आपका। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या वाद विवाद विधि। प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी? बताएंगे आप। जी धन्यवाद भैया। आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सपोर्ट करें थोड़ा। ओके, बताएंगे 64 का आंसर बताएंगे आप। प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चे को पर्यावरण अध्ययन कराना है तो कौन सी विधि सही होगी आपकी? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है राहुल भाई। सत्यनारायण जी आपका भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल 64 का बी। पर्यावरण अध्ययन पर मतलब प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट होती है? तो कहानी विधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धन्यवाद भैया सत्यनारायण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या ऑप्शन नंबर बी है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी, यह गृह कार्य। बताएंगे आप कक्षा में अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कौन सा है? अधिकतम उपस्थिति होगी तो क्या शिक्षण अच्छा होगा, या बच्चों द्वारा प्रश्न पूछेंगे, बच्चे जब सक्रिय रहेंगे क्लास में जब शिक्षण अच्छा होगा, या बच्चे एकदम खामोश रहेंगे क्लास में तब शिक्षण अच्छा होगा? बताएंगे। बिल्कुल मदन गोपाल कौशिक आपका भी बिल्कुल सही है। बबीता जी आप भी बहुत अच्छा आंसर बता रही हैं। बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। विकास भाई वेरी गुड। सत्यनारायण मीना आप भी बहुत अच्छा बता रहे हो। राहुल भाई आप भी बिल्कुल सही बता रहे हो। बच्चों का प्रश्न पूछना, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे क्या सक्रिय रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 65 का आपका बिल्कुल भी सही होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे हम। 66 प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो मानव, वायुमंडल, जलमंडल, या सौरमंडल। बताएंगे पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं होता? बताएंगे 66 का आप आंसर बताएंगे। बताएंगे पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं होता? 66 का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है?
बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता, वो सौरमंडल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। विकास भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, ऑप्शन नंबर डी। राहुल भाई, आपने भी बिल्कुल 66 का डी बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, जो मानव होता है वो तो पर्यावरण में ही आता है, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, ये सारे क्या होते हैं, पर्यावरणीय घटक होते हैं। लेकिन सौरमंडल है वो पर्यावरणीय घटक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 67 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों की स्मरण शक्ति को ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है। या ऑप्शन नंबर डी है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बताएंगे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है। बताएंगे आप 67 का उत्तर बताएंगे आप कौन सा होगा। जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, सीखने के प्रति अप्रेरित होंगे, तो वह सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 67 का ए राइट आंसर। 67 का ए, सीखने में जब अप्रेरित होंगे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, राहुल भाई आपका बिल्कुल सही है, विकास जी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 67 का। बच्चों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है जो अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, 68 में पर चलेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप बच्चों को कौन से चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे। जब पर्यावरण अध्ययन पर हम बच्चों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट या उपरोक्त सभी। बताएंगे कौन सा वाला उत्तर सही होगा आपका, बताएंगे। 68 का बताएंगे, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका डी, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लेनेट, तीनों चैनलों को देखने का सुझाव देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे थे आप विकास जी, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। डी बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, बताएंगे आप। नहीं, ये डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लेनेट, इसमें सारे पर जो होते हैं जानवरों के चित्र आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा इसमें। सीटेट ने भी आपका ऑप्शन नंबर डी माना था। जी बिल्कुल, बताएंगे बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है। एनसीईआरटी करता है, एनसीटीसी करता है, एनसीटीई करता है, एससीईआरटी करता है या एमएचआरडी करता है। बताएंगे 69 का कौन सा उत्तर सही होगा आपका। बिहार राज्य पर कौन करेगा, बताएंगे आप। बिल्कुल, विकास आपने बिल्कुल सही बताया है विकास भाई, 69 का सी बिल्कुल सही है आपका। एससीईआरटी करता है बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर। ओके, आपका 70वां प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, या ऑप्शन नंबर बी है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या ऑप्शन नंबर डी है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने और गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बताएंगे आप कौन सा लगाएंगे।
बच्चों को बीज के बारे में सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? बिल्कुल, मदन गोपाल कौशिक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि से बच्चों को निष्पादित करना। बिल्कुल, अवलोकन करके जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। विकास आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। विकास भाई आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। 70वीं का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम 71 पर। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? बताएंगे आप। जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएंगे किस राष्ट्रीय उद्यान को, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? बताएंगे आप। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को या आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को? बिल्कुल विकास आपने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। बताएंगे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? 71 का बिल्कुल सत्यनारायण मीना आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, सत्यनारायण मीना भाई। ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? बताएंगे आप। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 71 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। क्वाशरकोर नामक रोग खाली जगह की कमी से होता है। जो क्वाशरकाय रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बताएंगे आप। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, या प्रोटीन की कमी से, या विटामिन की कमी से, या आयोडीन की कमी से? बताएंगे आपका कौन सा वाला सही है। बिल्कुल विकास आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जो क्वाशरकाय रोग किसकी कमी से होता है? बताएंगे आप सब लोग। 72 का कौन सा सही होगा? बिल्कुल, जो क्वाशरकाय रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल कौशिक आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जी हाँ जी, रामगंगा है इसका नया नाम। बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया है। ये यूके में पड़ता है, बिल्कुल सही है। अब बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। आई होप आपका सी टेट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ओके, 73 है। आप सब लोग अगर ऐसी ही तैयारी करते रहेंगे तो आपको सी टेट का एग्जाम बहुत अच्छा। सी टेट कोई वो नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बहुत अच्छा आता है। सी टेट बहुत सरल आता है, कुछ नहीं होता उसे करने में। 73 का है, रिएक्टर पैमाने से खाली जगह की तीव्रता नापी जाती है। ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की, या चक्रवात की? रिएक्टर पैमाने से, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? बताएंगे आप लोग। रिएक्टर स्केल से किसकी? आप बीएससी के स्टूडेंट हैं। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता नापी जाती है? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल, बी सही है आपका। बिल्कुल, जो रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की। ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। जी बिल्कुल कौशिक जी आपका भी एकदम सही है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? बताएंगे आप। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग।
वन्य प्राणी सप्ताह जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कब? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 74 का ए नहीं, नवंबर के प्रथम सप्ताह में नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यह मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। प्रकाश क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएंगे आप। प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे गैस निकालते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, बताएंगे आप लोग। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आपका विकास जी। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो गैस निकालते हैं पौधे निकालते हैं ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। जो पौधे लेते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जो निकालते हैं O2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन, बताएंगे आप। चावल पर जब पॉलिश की जाती है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बताएंगे आप लोग। जी बिल्कुल, जो चावल पर हम पॉलिश कराते हैं तो उस पर जो एस्कॉर्बिक अम्ल नाम की जो विटामिन होती है वो नष्ट हो जाती है। चावल पर पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? चावल पर पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं, बताएंगे। जड़ से, तने से, फूल से या फल से? जो लौंग होती हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं, बताएंगे आप इसका आंसर। सेवेंटी सेवन का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप विकास। विकास भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लौंग लौंग और केसर होती हैं वो फूल से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 79। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। पुनः कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। ऑप्शन नंबर बी है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। या ऑप्शन नंबर सी है आपका कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर डी है आपका कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। बताएंगे आपका 79 का कौन सा उत्तर सही होगा। 79 का कौन सा उत्तर आपका सही होगा, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका 79 का। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जी नहीं विकास जी, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा होता है जिससे कि प्रदूषण नहीं होता, बताएंगे। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल, बताएंगे आप। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा होता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, बताएंगे आप कौन सा होता है।
जी बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एटी वन में चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल सिखाना या विचार मानचित्र। बताएंगे आप? पर्यावरण अध्ययन में आकलन के उपकरण की तकनीकें हैं। बताएंगे 81 का कौन सा उत्तर होगा आपका? पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए सबसे बेस्ट तकनीकी कौन सी होंगी? बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन का आकलन करना है ना तो क्षेत्र भ्रमण, बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम 82 पर। अच्छा, 1 मिनट और देख लेते हैं इस वाले प्रश्न को। जी बिल्कुल, ये कह रहा है कि आपका कौन से उपकरण तकनीकें हो सकती हैं। तो परियोजना कार्य भी बेस्ट है आपका, क्षेत्र भ्रमण भी बेस्ट है और विचार मानचित्र भी बेस्ट है आपका। ए बी डी लगा देंगे हम लोग 81 का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बी डी। कोई बात नहीं है, मुझे खुद नहीं पता था इसका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 83 है आपका। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को उन प्रक्रियाओं आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों को केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? बताएंगे आप? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन। बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बताएंगे? एटी थ्री का कौन सा होगा आप बताएंगे? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे हम। राकेटों का उपयोग करती है, ऐसा उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ठीक है, राधा है कुछ टिकटें खरीद रखती है और वह इन टिकटों को खरीदकर किस पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा कर सकती है? अलग अलग साधनों की यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। ऑप्शन बी है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। बताएंगे कौन सा प्रश्न आपका सही होगा? 74 का कौन सा सही होगा आपका? जी बिल्कुल, और ए और सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अलग अलग साधनों की यात्रा की लागत भिन्न होती है और यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। और आपका सी सही होगा आपका बिल्कुल। ए और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब चलेंगे 85 पर।
प्राथमिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थी को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों के विभिन्न स्थान की स्थिति बताने को कहना, या शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, या शिक्षार्थियों में एटलस दिखाना, उन्हें विभिन्न स्थानों की स्थिति के बारे में बताना, या आपका ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति दिशा को ध्यान केंद्रित करें। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? आप मानचित्र पढ़ाते समय किसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करें, सार्थक अधिगम सीखें। सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नंबर 1, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन अगला है, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधे का नाम लिखना, या ऑप्शन नंबर डी है उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर करने का अवलोकन करने के लिए कहना। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब हम बच्चों से खुद अवलोकन करवाएंगे, उनको क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 87, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। ऑप्शन नंबर डी है सीखने वाली प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बताएंगे आप कौन सा वाला सही होगा आपका? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब चलेंगे 88वें पर। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताएंगे साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या सापेक्ष स्थिति दिशा बोध की जानकारी। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के लिए शिक्षार्थियों निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है, हुसैन सागर झील है, वैकाल झील है, या सुपीरियर झील है? बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? बताएंगे आप। बिल्कुल हुसैन सागर झील, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील है उसमें हुसैन सागर झील। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है। केवल छोड़कर किसको छोड़कर अनुपालन किया जाना है प्राथमिक स्तर पर? मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर? बताएंगे प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को कैसी शिक्षा नहीं देंगे? मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं उनको उनसे किसी दूसरी चीज को बताना, सरल भाषा से कठिन भाषा की ओर भी चलना है,
स्थानीय से वैश्विक की ओर, यानी कि वहां की चीजों को बताकर आगे भी चलना है, या अमूर्त से मूर्त की ओर। बिल्कुल, तो ये कह रहा है केवल एक को छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, ये वाला हमारा केवल डी, ये अमूर्त से मूर्त की ओर, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल 90 का डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब आ गई हमारी हिंदी। अब चलेंगे हम हिंदी पर। ओके, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद। सदा धन ए बराबर सदैव। पितृधन अनुमति बराबर पित्रानुमति। डी है परम औदार्य बराबर परमोदार्य। बताएंगे आपका कौन सा सही होगा? बताएंगे 91 का कौन सा वाला आपका सही होगा? बताएंगे आप 91 का कौन सा प्रश्न सही होगा? बिल्कुल, शताधन ए बराबर सदैव होता है, पितृधन अनुमति बराबर पित्रानुमति होता है, परम प्लस औदार्य बराबर परमोदार्य होता है, लेकिन मात्रा धन आनंद नहीं होता, मात्र धन आनंद बराबर मात्रानंद होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 91 का, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग, मनसिज, कदर्प या अरविंद। बताएंगे कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? 92 का आप आंसर बताएंगे, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 92 का कौन सा होगा बताएंगे आप लोग? बिल्कुल, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अरविंद कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता। अनंग, मनसिज, कदर्प तीनों किसके पर्यायवाची हैं? चारों तीनों ये हैं कामदेव की। बिल्कुल, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ख, अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण है, घोष व्यंजन है या विव्रत है? बताएंगे आप। अल्प प्राण व्यंजन है, घोष है, विव्रत है या अघोष व्यंजन है? बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका? ख कैसा है? 93 का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, जो ख होता है ये अघोष होता है। जो आगे वाले होते हैं जैसे क और ख, ये क्या होंगे? अघोष। ये हैं आगे वाले, तो बोल देंगे अघोष। ग, घ, ड़, ये कैसे होंगे आपके? घोष या सघोष भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, अल्प प्राण कौन से होंगे? जिनमें सिर्फ के और जिनमें के एच लगेगा वो होंगे महाप्राण, यानी कि क हुआ आपका अल्प प्राण, ख होगा महाप्राण, जी हुई आपकी जैसे कि जी, जी, ग हुआ आपका अल्प प्राण और जिसमें जी एच लग जाएगा यानी कि घ हुआ आपका महाप्राण। आपको अल्प प्राण और महाप्राण का भी समझ में आया होगा। अघोष यानी कि आगे वाले, क ख मतलब प्रतीक उसका फर्स्ट वाले दो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, जैसे कि क और ख, ये हो गए अघोष। ख का यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलेंगे, ऋण मुक्ति समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्ति का विग्रह क्या होता है? ऋण प्लस मुक्ति, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्ति, ऋण से मुक्ति। बताएंगे आप 94 का कौन सा वाला आंसर सही होगा आपका? 94 का उत्तर बताएंगे आप लोग, कौन सा सही होगा आपका? ऋण मुक्ति समस्त पद का विग्रह है। पढ़ा दी मैंने, ईवीएस निकल गई आपकी। ईवीएस के सारे प्रश्न हो चुके हैं आपके। 94 का उत्तर बताएंगे आप लोग। ईवीएस करा चुकी हूं मैं आपकी। बिल्कुल, जो ऋण मुक्त होता है उसका विग्रह होता है ऋण से मुक्ति, यानी कि कर्ज, जिस पे जो कर्ज होता है वो खत्म हो जाना, तो ऋण से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 95 पर चलेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है? लौंग है,
वहीन है, जवान है या पृष्ठ है? बताएंगे कौन सा वाला सही है जो तत्सम है। एक होते हैं तत्सम शब्द, एक होते हैं तद्भव शब्द। कल पढ़ लेना आप, कल आपकी ईवीएस की महामैराथन क्लास होगी शाम को। सुबह आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो करा दिया जाएगा। ईवीएस की महामैराथन क्लास, टोटल आपकी 200 प्रश्न कराए जाएंगे कल ईवीएस के, और आई होप आपकी जो 30 प्रश्न है सी टेट में उसमें से ही फंस जाएंगे। ठीक है, अब आप ये बताएंगे 95 का कौन सा प्रश्न सही होगा आपका ऑप्शन 95 का। आप बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है आपको उसको प्रेस कर लेना, उसको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लगभग 12 बजे होगी मेरे हिसाब से ईवीएस की क्लास, लगभग 12 बजे होगी दोपहर को ईवीएस की क्लास। महामैराथन क्लास होगी कल 12 बजे आपको ईवीएस की। आप ये बताएंगे अब 95 का कौन सा होगा। तत्सम शब्द कौन सा होता है? लौंग, वहीन, जवान, पृष्ठ। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा इसका। बिल्कुल 95 का पृष्ठ बिल्कुल सही होगा। तत्सम क्या होते हैं? जो 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 वर्ड किसमें होते हैं? संस्कृत में होती हैं, उन्हें कहते हैं संस्कृत। वो तत्सम शब्द जो संस्कृत के वर्ड हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत के हिंदी में अपने रूप को चेंज करके आते हैं, इनकी बदला हुआ रूप, वो होते हैं तद्भव। तो ये सारे कौन से हैं? तद्भव हैं, और ये तत्सम शब्द हैं। जी गुड नाइट सर। अब चलेंगे बहुव्रीहि समास पर। हाँ जी हाँ जी, उर्दू है आपके पास, मुझे पता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध या दीर्घबाहु। बताएंगे आप बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है आपका। बताएंगे 96 का कौन सा उत्तर सही होगा आपका। बिल्कुल बारहसिंगा आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है। बारहसिंगा जहां पे आगे गिनती होती है वो किसका उदाहरण होता है? वो होता है आपका द्विग समास का उदाहरण। जहां पे 12 त्रि गिनतियां होती हैं वो द्विग समास के उदाहरण होते हैं सारे। ठीक है, निम्न में आगे चलेंगे। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया पढ़ना, लेना, रोना, खाना। बताएंगे अकर्मक क्रिया कौन सी होगी इनमें। 97 का उत्तर बताएंगे आपका कौन सा होगा। बिल्कुल रोना। रोना कोई कर्म थोड़ी है, यूं ही रो लो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोना अकर्मक क्रिया होती है। रघुपति शब्द किस समास से है या कौन सा समास है? रघुपति शब्द में द्विग समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? बताएंगे आप रघुपति शब्द में कौन सा समास है या कौन समास का उदाहरण है आपका रघुपति शब्द। 98 का बताएंगे। ओके, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है रघुपति। रघुपति का मतलब होता है रघुपति हैं जिसके, किसके, मतलब दो वर्ड किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, वह होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो रघु बोले तो भगवान राम पति हैं जिसके, तो किसके पति हैं? सीता के, अकॉर्डिंग सीता। तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। संस्कृति की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षण, संगीत कला आदि का संरक्षण, परंपरा रूढ़ का आश्रय स्थल या उपरोक्त सभी। बताएंगे संस्कृति की दूसरी मंजिल है क्या होती है? बताएंगे आप लोग। 99 का बताएंगे कौन सा वाला है आपका। बिल्कुल उपरोक्त सभी। संस्कृत की दूसरी मंजिल होती है चिरंतन मूल्यों का संरक्षण, संगीत कला आदि का संरक्षण, परंपरागत रूढ़ आश्रय का संरक्षण, उपरोक्त सभी। डी बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला। आगे चलेंगे।
निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं है? मेघ है, पयोद है, घन है, अंबुज है। बताएंगे वारिद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 100 पर हैं हम, बताएंगे 100 का कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल अंबुज। अंबुज किसका पर्यायवाची होता है, आप ये बताएंगे। ये वारिद का पर्यायवाची नहीं है, तो बताएंगे आप अंबुज किसका पर्यायवाची होता है? ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यण संधि का उदाहरण कौन सा होता है? स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या स्वांग, कौन सा होता है यण संधि का उदाहरण? 101 पर चल रहे हैं हम लोग, बताएंगे यण संधि का उदाहरण कौन सा होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका, स्वाग यण संधि का उदाहरण है। किस शब्द में विसर्ग नहीं है? अनुस्वार में, मनोनुकूल में, मनस्ताप में या पयोद में, किस में आपका विसर्ग नहीं होता? बताएंगे 102 का कौन सा आंसर आपका सही होगा? बिल्कुल पयोद में हमारा कोई भी विसर्ग नहीं होगा। अनुस्वार में अनोधन स्वर, मनुकूल में मनोधन अनुकूल, ठीक है, मनस्ताप में मनोधन स्ताप, तो किस में नहीं होगा? जो हमारा विसर्ग है वो पयोद में नहीं होगा। आगे चलेंगे, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या स्वार्थ, बताएंगे किस में कोई भी उपसर्ग नहीं है? बताएंगे 103 का कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही है आपका, स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न चलेंगे, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? अध्यापक, अध्यवसाय, अधीर या अध्यादेश? बताएंगे अध्यवसाय, अध्यादेश, अध्यापक या अधीर, बताएंगे कौन सा वाला सही है? बिल्कुल अधीर में अधि उपसर्ग नहीं है। अध्यापक, अध्ययन, बताएंगे अगला। निरपराध में जो उपसर्ग है, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होता है? ने, ने, निर, इनमें से कोई नहीं, तो निरपराध का जो संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, करेंगे निर्धन अपराध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब चलेंगे 106 पर। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, 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 बताएंगे कौन सा वाला शब्द आपका सही है? शब्द के सही रूप का चयन करेंगे आप। प्रश्न 106 चल रहा है आपका, बताएंगे शब्द का सही रूप होता है 106, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तृष्णा बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न है, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है? कवित्र, कवि, कवयित्री या कवयित्री, बताएंगे कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो कौन सा होता है? बताएंगे आप। बिल्कुल कवयित्री, ये होता है कवि का स्त्रीलिंग रूप। ये देख लेना, देखो ये शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, बताइए कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है? तो कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। जो मैंने अभी बताया था वो यूं का यूं ही आ गया है, देखो मैंने अभी ऊपर ही बताया था ये वाला प्रश्न आपको। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज, बताएंगे क्या कहलाते हैं वो शब्द जो संस्कृत के वर्ण हैं हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं? क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं तत्सम। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। जी नहीं, संस्कृत नहीं कहते, उन्हें कहते हैं तत्सम। जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, समाज नहीं होता होगा यहाँ पे होगा, जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में दोनों
शब्द प्रधान हो सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विग समास, या प्रधान समास, या तत्पुरुष समास? बताएंगे क्या कहेंगे उसको? दोनों शब्द प्रधान होंगे उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे द्वंद्व समास। क्या कहेंगे उसको? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे कि माता और पिता, ये हो गया द्वंद्व समास। दोनों प्रधान है, माता अलग है पिता अलग है। ठीक है, आगे चलेंगे। शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल। बताएंगे कौन सा वाला शब्द शुद्ध है आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न नंबर 111 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी? बताएंगे आप दिनकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताएंगे। 10111 चल रहा है आपका। प्रश्न कौन सा है? 111। बिल्कुल, यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ, मन औरथ, मनोरथ, मनरथ। बिल्कुल, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे आप? बिल्कुल, मन धन रथ होता है मनोरथ का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे चलेंगे हम। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का? बताएंगे विद्यार्थी किसका उदाहरण है? 113 का कौन सा प्रश्न सही होगा? बिल्कुल, विद्यार्थी जो होता है, जो दीर्घ स्वर संधि होती है उसका उदाहरण होता है। जैसे कि रमेश है, रमेश लिखा हुआ है, इस पर कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। जिस पर सिर्फ एक मात्रा हो वो किसका उदाहरण होता है? वो होता है आपका गुण संधि का उदाहरण। और जिस पे दो मात्राएं होती हैं, जैसे कि रा राधेश, मैंने लिखा राधेश। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? जिस पे दो मात्राएं ऊपर आपको दिख जाएं वो होता है वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, जहां पर नीचे आ की मात्रा, ई की मात्रा वो दिख जाए तो किसका उदाहरण होता है आपका? वृद्धि संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। दिग्भ्रम उदाहरण किसका होता है? विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यण संधि का? बताएंगे 114 का कौन सा राइट आंसर होगा आपका? ये किसका उदाहरण है? बिल्कुल, ये होता है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। दिग्भ्रम, जहां पे ग बीच में ग हो, किस में चेंज होता है? क में चेंज होता है। तो दिक, इस पे भलंत लगेगा प्लस भ्रम इक्वल टू दिग्भ्रम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे हम 115 पर। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक? आपको याद है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की रे रारी रे नानी ने, ये वाला याद है आपको? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा आपका? कर्ता ने कर्म को, ये आपका गलत है बिल्कुल। बिल्ली छत से मतलब अलग हो गई, वो छत से बिल्ली अलग हो गई। यहाँ छत है, यहाँ कूद पड़ी तो वो अलग हो गई। जहाँ पे अलग हो जाता है, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिर पड़ा, तो वहां पे क्या होता है? अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद गई यानी कि अलग चली गई ना छत से कहीं बिल्ली, तो इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे 116वें पर। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहता है, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोध? बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका 116 का?
बिल्कुल, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्र की भूमिका गौण बन जाती है। जहाँ भाषा रूढ़िगत शिक्षण में छात्रों की विचाराभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, छात्र पाठ में संभाव्यता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी बताएंगे। जब शिक्षण रूढ़िगत होता है तो क्या होता है? यहाँ पे शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है, छात्र की भूमिका कम होती है। बिल्कुल नहीं जी, ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती बच्चे को, छात्र पाठ में संभाव्यता के अभाव का कारण निष्क्रम अधिक हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे आगे। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? खेल पद्धति, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि या किंडरगार्टन विधि बताएंगे। छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है बताएंगे। 118 का कौन सा सही होगा आपका? 118 का कौन सा सही होगा? बिल्कुल किंडरगार्टन विधि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है गद्य की रूढ़िगत पठन विधि का दोष होता है। जो रूढ़िगत विधि होती है उसका क्या दोष होता है? छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता, छात्र गंधांश का अर्थ नहीं समझ पाते, वाक्य प्रयोग मुहावरे पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता, या ऑप्शन नंबर डी कौन सा वाला सही होगा आपका? रूढ़िगत पठन की जो दोष होता है वो कौन सा होता है बताएंगे। 119 का बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसमें छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता, छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाता, वाक्य प्रयोग मुहावरे पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे 120वें पर। किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है बताएंगे। डाल्टन विधि, मांटेश्वरी पद्धति, पारोध्यान पद्धति या प्रोजेक्ट विधि बताएंगे। आपका कौन सा वाला सही होगा इसमें? बताएंगे। और 120 का कौन सा प्रश्न सही होगा आपका? बिल्कुल, जब हमें छोटे बच्चे को पढ़ाना है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना है, तो कौन सा मनोरंजक खेलों को स्थान दिया जाएगा? तो बालोद्यान पद्धति में। बिल्कुल ठीक है, तो आपकी क्लास आज यहीं खत्म होती है, और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके सारे प्रश्नों में कितने उत्तर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।